नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। पूरा देश धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। उत्तराखंड में भी जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जनजातीय दिवस का पखवाड़ा धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी समाज के लिए काफ़ी हितकारी साबित हुए हैं। ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, और आज के कार्यक्रम में हम जनजातियों को लेकर ही बात करेंगे कि उत्तराखंड में उनके लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है और क्या कुछ काम अभी होना बाकी है। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ योगेंद्र रावत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपर निदेशक हैं। आप सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हम जनजातीय गौरव दिवस को क्यों मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो पहले धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया और आपको जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरा पखवाड़ा ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसको सर्वप्रथम 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर जो श्री बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के रूप में पहले मनाया जाता था, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और 2021 से ही इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे जनजाति के लोग जो काफ़ी जिनकी संस्कृति या जो लोग काफ़ी एक समाज से पिछड़े माने जाते थे, उनको एक समाज की मुख्य धारा में एक पहचान दिलाना भी इसका एक उद्देश्य है। और आप देख रहे होंगे कि अभी 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जमुई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया था और 2 अक्टूबर को भी एक जनजाति धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी घोषणा की गई। तो ये सभी जनजाति के व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनकी जो समृद्ध संस्कृति है उसके बारे में सबको अवगत कराने के लिए इस प्रकार का जो है आयोजन किया जा रहा है। जी, अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, पहाड़ी प्रदेश है ये, तो यहाँ पे कितनी जनजातियाँ हैं और उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है? यहाँ पे अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हमारे वहाँ 5 जनजातियाँ हैं। इसमें सर्वप्रथम अगर पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है और चमोली वाला क्षेत्र है वो भोटिया जनजाति निवासरत करती है और उसके बाद पिथौरागढ़ और चंपावत में राजी जनजाति निवासरत करती है और जो जनपद ऊधम सिंह नगर है वहाँ पे थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति निवास करती है और कुछ बुक्सा हमारे देहरादून और कुछ पौड़ी में भी निवास करते हैं। और इस प्रकार टोटल जो है 5 जनजातियाँ जो हैं वो पूरे उत्तराखंड में निवास करती हैं। 5 में से जो 2 जनजातियाँ हैं बुक्सा और राजी, उसको प्रिमिटिव ट्राइब के अंतर्गत रखा गया है। तो उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है। बल्कि जो पीएम जनमन योजना है, पीएम जनमन का मूल उद्देश्य ही जो है इन जो प्रिमिटिव ट्राइब की जो जनजातियाँ हैं उनके विकास के लिए उस योजना को लॉन्च किया गया। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि राजी और वनराजी 2 जनजातियां अभी विलुप्ति राजी और बुक्सा जनजाति विलुप्ति के कगार पर हैं। तो संरक्षित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास, किस तरह की योजनाएं आगे आ रही हैं? पहले तो मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर दूं कि ये विलुप्ति के कगार पे नहीं है कि अगर देखा जाए कि बुक्सा जनजाति की तो जनसंख्या ठीक है, जो राजी जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 815 के करीबन है, तो वो कम है। मतलब विलुप्ति के कगार में राजी जनजाति नहीं है, परंतु उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो इनको मतलब किस तरह से योजनाएं, नई योजनाएं इनके लिए लाई जा रही है? विभाग की तरफ ये विभाग की तरफ से और हमारा जो मैंने अभी जैसे आपको बताया जो पीएम जनमन योजना है जो 15 नवंबर को जो लॉन्च की गई थी पिछले वर्ष, उसमें इसका मेन उद्देश्य जो प्रिमिटिव ट्राइब के जो लोग हैं यानी कि बुक्सा और जो हमारे राजी के जो लोग हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो वहाँ पे उनके अभी 194 जो गांव थे पूरे उत्तराखंड में उनको चयन किया गया और उन 194 जो विलेजेस में ये लोग रह रहे थे तो उनका पूरा सर्वे हुआ
कि वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं हैं, जो हम विकास की परिभाषा में रखते हैं, जैसे सड़क है, मकान है, बिजली है, पानी है, दूरसंचार है, शिक्षा है। तो इसको देखते हुए जो 9 विभागों के 11 इंटरवेंशंस के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया और जो गैप्स निकल के आए तो उन गैप्स की प्रतिपूर्ति इस योजना के अंतर्गत करनी है, जिससे कि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो जैसे कि आपने जिन जनजातियों के बारे में बताया है, अधिकतर वो जनजातियाँ पहाड़ों में या जंगलों में निवास करती हैं, तो कैसे उन तक पहुंचा जा रहा है, उन लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है और क्या सच में वो इन योजनाओं का लाभ ले पा रही हैं? अब जैसे कि आपने बताया कि ये पूरा पखवाड़ा ही जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस जो पखवाड़े का मूल उद्देश्य यही है कि जो जनजाति के लिए जो भी योजनाएं अभी संचालित की जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार इन सभी गांवों में चल रहा है। जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक राज्य जनजाति महोत्सव भी हुआ, वहाँ पे इनकी संस्कृति का प्रदर्शन भी हुआ, वहाँ पे इनकी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। और इसी प्रकार हमारे जो 7 जनपद हैं उन में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हुए और इनके गाँव में भी इसी प्रकार के कैंप लगे, जिससे कि ये जो पीएम जनमन योजना है, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना है, उसकी पूरी जानकारी इनको मिले, क्योंकि ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, दोनों की दोनों, और काफ़ी बड़ी योजना है। तो इसकी जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 9 विभाग हैं जिनके 17 इंटरवेंशंस हैं। उसी प्रकार जो धरती आभा है उसमें 17 विभाग हैं जिनके 25 इंटरवेंशंस हैं। तो उनके बारे में आप क्या क्या योजनाएं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या उनके गैप्स हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको सुन के उसको निस्तारित किया जाना है। आपने यहाँ पे समस्याओं की बात करी। अगर हम जनजातियों की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो ये काफ़ी खूबसूरत जनजातियाँ, इनकी संस्कृति बेहद खूबसूरत है, लेकिन हकीकत अगर हम देखें तो समस्याएं इनकी क्या क्या निकल कर सामने आती हैं? देखिए, मूलभूत जो समस्या है वो शिक्षा की है, और जो शिक्षा की है, रोड कनेक्टिविटी की है, आवास की है और चिकित्सा की है। परंतु ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो पीएम जनमन योजना है और तो जो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि इन सब गैप्स को भर दिया जाए और इनको हर योजना का लाभ मिल जाए, क्योंकि योजनाएं तो पहले भी चल रही थी, परंतु वो उन तक अगर नहीं पहुंच पा रही थी, तो अब हमको उन तक उनको पहुंचाना है, यही उद्देश्य है। इनमें सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट की भी आती है, क्योंकि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो वहां पे लोग कैसे सुविधाओं का लाभ लेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान हो गया पीएम जनमन में, तो उन गैप्स में वो भी गांव हैं, वो भी गांव शामिल है जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां भी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। जैसे जहाँ पे बिजली नहीं है तो वहाँ पे बिजली पहुँचाई जा रही है। ठीक है, इस विषय पर अभी और चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट आप जरूर देखें। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी, और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि आज उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के ओलिहातू गांव में एक मुंडा जनजाति के यहां हुआ था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वासी रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। आदिवासी गौरव और संस्कृति को बहाल करने के लिए मुंडा इलाके में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया धर्म बिरसैत की स्थापना की, जिसका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से मशहूर हो गए। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में
उल गुलान यानी महाउथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी हमारा राज शुरू हो गया है और रानी का राज खत्म हो गया है, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। तो आपने जाना आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, और उन्हीं की जयंती पर हर साल जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। और हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में जनजातियों की, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में भी जनजाति गौरव दिवस पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कई सारी जनजातियां वहां पे आ रही होंगी। तो किन किन छोटी छोटी बातों को उन्हें समझाया जा रहा है ताकि उनका समाज आगे बढ़ सके? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा सप्ताह ही जनजाति गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे 16 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, 4 एकलव्य स्कूल हैं, 5 छात्रावास हैं और हमारे 3 ITI हैं। तो इनमें भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे धरती आभा के अंतर्गत जो 128 गांव लिए गए हैं और 7 जनपद लिए गए हैं, उनमें भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का वो लाभ ले सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो अन्य विभाग, जैसे कि जो 17 विभाग हैं धरती आभा के अंतर्गत और PM जनमन के अंतर्गत जो 9 विभाग हैं, वो भी अपने विभाग के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इनके गांव में, जिससे कि उन तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचे कि वो किन किन योजनाओं का लाभ उनके विभागों से प्राप्त कर सकते हैं। जी, अगर हम जनजातियों के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है, किस तरह की शिक्षा वो लेते हैं, क्या वो जागरूक होते हैं, उच्च शिक्षाओं में किस तरह जाते हैं? और आपने एक बात कही एकलव्य आदर्श विद्यालय की जो योजना भी कुछ समय पहले चलाई गई थी, कितनी कारगर ये शिक्षा को लेकर साबित हुई है? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो है सबके लिए शिक्षा, जो कि हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय और जो शिक्षा विभाग के जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए जो है विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे 3 ITI संचालित किए जा रहे हैं और जो हमारे 4 एकलव्य विद्यालय जो संचालित किए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रतिभावान जनजाति के जो छात्र हैं, जिनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो उसके अंतर्गत ये चलाए जा रहे हैं और इन चारों विद्यालयों से बच्चे हमारे IIT, MBBS, कई जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनमें वो लोग गए भी हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत सफल जो है ये योजना है एकलव्य विद्यालय की। हमने बात करी उच्च शिक्षा की, लेकिन अगर हम बात करते हैं 9वीं 10वीं कक्षाओं की, तो वहाँ पे क्या बच्चे विज्ञान से जुड़े हुए हैं या विज्ञान से दूर हैं? उन्हें विज्ञान के पास लाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है विभाग? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब अभी ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था, तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी आई कि बच्चों को किस प्रकार से विज्ञान से जोड़ा जाए, क्योंकि अगर हम देखते थे 8वीं के बाद बच्चे विज्ञान से जुड़ना पसंद नहीं करते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि इसको एक आप विज्ञान महोत्सव का आयोजन कीजिए, जिससे कि बच्चों में जागरूकता बढ़े। तो उसमें अब हम लोग जो हमारे जो 16 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, ये हमारे एकलव्य स्कूल हैं, तो पहले हम उनकी वहाँ पे प्रतियोगिताएं कराएंगे, जो विज्ञान के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। उसके उपरांत एक राज्य स्तरीय महोत्सव भी कराएंगे, जिससे वहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और जिससे विज्ञान की ओर उनकी रुचि बढ़ेगी। जी, इसके अलावा क्या कोई छात्रवृत्ति की योजना भी विभाग के द्वारा बच्चों को दी जाती है? हाँ, छात्रवृत्ति की योजना विभाग द्वारा संचालित की जाती है। जैसे 1 से 8 के लिए की जाती है, उसके बाद 6 से 10 की छात्रवृत्ति 6 से 8 की विद्यालय की छात्रवृत्ति दी जाती है।
6 से फिर 9 से 10 की स्कॉलरशिप है जो कि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। फिर दशमोत्तर छात्रवृत्ति है, वो भी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। उसमें उच्च शिक्षा तक वो छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है। शिक्षा के अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो कई महिलाएं हैं और पहाड़ों में रहती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर विभाग किस तरह से महिलाओं को योजनाएं दे रहा है, उनको लाभ दे पा रहा है? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो पीएम जनमन योजना और जो धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान है, उसका मूल उद्देश्य यही है। तो जो 17 विभाग इसमें हैं और जो पीएम जनमन के 9 विभाग है, उसमें एक चिकित्सा विभाग भी है। तो जिन जिन गाँव में, जैसे मैंने बताया 128 गांव जो हमारे धरती आबा में हैं और 194 जो गांव हैं हमारे पीएम जनमन में, तो वहाँ तक चिकित्सा हर हाल में पहुँचानी है, चाहे वो मोबाइल वैन के माध्यम से हो या किसी भी तरह से वहाँ पीएचसी की स्थापना हो। तो ये सारे गैप्स को इस योजना के अंतर्गत भरा जाना है। जी, हम अगर हाल देखें, क्योंकि पहले का समय कुछ और था, क्योंकि इतनी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, सोशल मीडिया का समय नहीं था, और आज का समय काफ़ी अलग हो गया है। तो कितना बदलाव जनजातियों के रहन सहन में, उनके लाइफस्टाइल में देखने को मिलता है? देखिए, अगर आप देखेंगे रहन सहन जो है उनका हमसे बेहतर है। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे या आप उनकी जागरूकता की दृष्टि से देखेंगे या किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे, तो इंटरनेट होना एक अपने आप में विकास की परिभाषा नहीं है। हाँ, इंटरनेट होना इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी ऐसी चीज़ जैसी योजनाओं का लाभ अगर उनको लेना है तो उसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी से कम्युनिकेशन करना है, दूसरे शहर पे कम्युनिकेशन करना है तो उससे बात कर सकते हैं। और जो ये दोनों योजनाएं जो भी आपको मैंने बताई, पीएम जनमन और ये धरती आबा योजना, इसके अंतर्गत जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी पहुँचाई जा रही है। और निश्चित तौर पे जब वैसे तो लगभग सारे गांव कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, कुछ गांव जो हमारे बॉर्डर एरिया के नहीं जुड़े हैं, तो वो भी लाभ उनको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। जी, जनकल का मतलब विभाग के द्वारा और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं जनजाति? देखिए, जनजाति के लिए जो है जैसे मैंने आपको बताया, ये तो भारत सरकार की योजना है। उसके अतिरिक्त जो मैंने आपको अपने स्कूल्स के बारे में बताया, उसके अतिरिक्त एक हमारे वहाँ योजना है अटल आवास योजना, जो कि जनजाति के जिन लोगों के पास आवास भी हैं उनके लिए। दूसरी बात, जो हमारे राजी जनजाति के लोग हैं, जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, तो उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका शिक्षा के प्रति रुझान थोड़ा कम है, तो जो भी बच्चा हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमिशन लेता है उसको एक तो फ्री शिक्षा दी ही जाती है, उसके साथ साथ 500 रुपये उसको एज ए स्टाइफंड, एक प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी बच्चे को हर महीने दिया जाता है। आपको क्या कारण लगते हैं जनजातियों के शिक्षा के प्रति रुझान कम होने के? मैं कम नहीं कहूँगा, अब तो काफ़ी रुझान बढ़ गया है। जैसे हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा में है, आश्रम पद्धति विद्यालय ये जौनसार क्षेत्र में, तो यहाँ बच्चे पूरे रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो रुझान कम है। हाँ, राजी जनजाति के बच्चे में रुझान काफ़ी कम था, तो वो भी अब काफ़ी, जैसे बलवा कोट में अब काफ़ी बच्चे राजी के भी अब आने लग गए हैं इस योजना के चलने से। जी, अगर हम इनके रोजगार की दृष्टि से देखें जनजातियों को, तो रोजगार के लिए क्या कुछ ये कार्य करते हैं? रोजगार से ज़्यादातर तो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी एकलव्य विद्यालय हैं, तो काफ़ी बच्चे एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर भी बन गए हैं, कई बच्चे इंजीनियर भी बन गए, कई बच्चे दिल्ली में भी जॉब कर रहे हैं, कई बच्चे बेंगलोर में भी जॉब कर रहे हैं। तो इसका लाभ तो योजनाओं का मिला ही है जनजातियों। अगर हम थारू जनजाति की बात करते हैं, क्योंकि वो मैदानी इलाके में ज़्यादा रहती हैं, खटीमा उधम सिंह नगर की तरफ को, उनका रहन सहन, उनका आर्थिक स्तर कैसा है बाकी जनजातियों के मुकाबले? देखिए, आर्थिक स्तर को हम ऐसे नहीं नाप सकते कि पहाड़ का आर्थिक स्तर दूसरा है या जो प्लेन में रह रहा है उसका स्तर दूसरा है। अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से आर्थिक स्तर तो बराबर ही है, और जो भी उन जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनके गैप्स हैं उन गाँव में, तो इन योजनाओं से उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के, क्योंकि देखिए जंगलों में, पहाड़ों में अधिकतर जनजाति निवास करती है, लेकिन स्कूल की मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो मात्र जनजाति ही यहाँ पे निवास नहीं करती पहाड़ में, जंगलों में, मतलब आम लोग भी जंगलों में, क्योंकि यहाँ पे जंगल का क्षेत्र काफ़ी है। पर जो हमारी योजनाओं का जो लाभ है, बेसिकली जो योजनाएं सामान्य आदमी के लिए भी हैं और उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो इन योजनाओं का उद्देश्य यही है इस सप्ताह को मनाने का, कि उन योजनाओं के बारे में भी वो जानकारी कर लें और उन जानकारियों का लाभ लेते हुए उन योजनाओं का लाभ लें।
जब योजनाओं के बारे में जनजातियों को बताया जाता है तो कितना इंटरेस्ट वो दिखाते हैं और किस तरीके से आगे आते हैं? देखिए इंटरेस्ट काफ़ी दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं पीएम जनमन में की बात करता हूं, तो जब हमने गैप्स निकाले थे तो उस समय लगभग 1700 लोगों के पास मकान नहीं था। तो आज की डेट में 1500 लोगों को आवास दिया जा चुका है। तो इसका मतलब अवेयरनेस तो इन कार्यक्रमों की वजह से बड़ी ही है। इसके अलावा और क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तराखंड में? हाँ, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अटल आवास योजना की बात मैंने आपसे की, अभी जो बुक्सा जनजातियों के लिए मैंने आपसे बात की, उसके कई गरीब अभिभावक ऐसे होते हैं जो विवाह के लिए जिनको कर्ज लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी शादी अनुदान योजना है जिसमें कि अभिभावक को 50,000 रुपये पुत्री के विवाह के लिए दिए जाते हैं। और इसी प्रकार जो एक उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम है, तो वो एसटी के लिए कई स्वरोजगार की योजनाएं संचालित कर रहा है। तो वो बैंक के माध्यम से कुछ फंड हमारा निगम देता है, कुछ उनको सब्सिडी मिलती है। तो उसके माध्यम से भी, स्वरोजगार के माध्यम से भी काफ़ी काम वो लोग कर रहे हैं। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि थारू लोग क्या करते हैं, तो थारू लोग भी स्वरोजगार से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जैसे वहाँ पे डलिया का काम काफ़ी होता है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे ट्राइफेड है, ट्राइफेड के माध्यम से वहाँ पे बंधन केंद्र बनाए गए हैं। तो उन बंधन केंद्रों में जो भी जो ग्रुप्स जो उत्पाद करते हैं, तो उनको एक क्वालिटी के साथ साथ उनको बाजार उपलब्ध भी वो लोग कराते हैं। तो उससे भी उनको काफ़ी रोजगार में सहायता मिलती है, स्वरोजगार में सहायता मिलती है। बिल्कुल, स्वरोजगार की ही दिशा में अगर हम बात और करें, दूसरा मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, तो दूसरा मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे ITI हैं, तो ITI को करने के बाद एक तो बच्चा रोजगार प्राप्त करता ही करता है, उसके अलावा वो स्वरोजगार भी कर सकता है। जैसे मोटर मैकेनिक है या वेल्डर है, तो इस प्रकार के रोजगार में भी वो लोग अब आगे आ रहे हैं। पहले आपको जैसे वेल्डर में है, मोटर मैकेनिक है, फिटर में आपको कम लोग मिलते थे, अब काफ़ी जनजाति के बच्चे इसमें आ रहे हैं। जैसे अगर हम भोटिया की बात करें तो भोटिया जनजाति भी दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है, तो वहाँ पे अगर हम उनका स्वरोजगार देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है अधिकांश? ज़्यादातर वो तो अगर हम रोज़गार में देखें तो भोटिया जनजाति में जैसे कि हैंडलूम का जो है काफ़ी काम होता है। और हैंडलूम काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिसको ट्राइफेड जो है वो अभी मार्केट भी दिलवा रहा है उनके हैंडलूम के लिए। उसके अतिरिक्त कई लोग रोज़गार में भी काफ़ी लोग हैं। जब कोई स्वरोजगार करता है जनजाति और कोई भी व्यक्ति, तो क्या विभाग की तरफ से उसे कोई मदद दी जाती है? इस तरह की कोई योजना है स्वरोजगार को लेकर? हाँ, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जैसे उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम है, तो जो हम स्वरोजगार के लिए जो भी वो अप्लाई करता है तो पहले बैंक में करता है। तो कुछ मार्जिन मनी, कुछ जो लोन का पोर्शन तो बैंक द्वारा दिया जाता है उसको अपने इंटरेस्ट रेट में। उसके अलावा जो हमारा निगम फिर कुछ पैसा उसको देता है, वो एक बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट में देता है। उसके अलावा उसमें अधिकतम 50,000 की जो है वो उसको सब्सिडी भी दी जाती है। तो एक काफ़ी कम रेट में उसको जो है स्वरोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध होती है। जी, इसके अलावा और क्या कुछ नई योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी लिया जाना बाकी है? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि सरकार ने अब तो सारी योजनाओं का पिटारा जनजाति के लिए खोल दिया है। जैसे पीएम जनमन योजना में मैंने बताया कि 9 डिपार्टमेंट की योजनाएं, तो सारी योजनाएं उन पे लागू हैं। अब उनको प्रचार प्रसार करके वहाँ तक हमको पहुँचाना है। धरती आभा में 17 डिपार्टमेंटों की योजनाएं, तो योजनाएं तो अब काफ़ी है। अब हमारा मूल उद्देश्य ये है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इन गैप्स को फिल करके इनको, इस योजना का जो मूल लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। अगर हम जौनसार क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जौनसारी ही जनजाति देखने को मिलती है, तो वहाँ तक जब पहुँचा जाता है, क्योंकि उनका कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जा रहा है? यहाँ पे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जनजाति की जो जनसंख्या है वो थारू जनजाति की है, उसके बाद फिर जौनसारी जनजाति की है। और जो हमारा जौनसार क्षेत्र है वहाँ भी जो ये योजनाएं जो हमारी संचालित सारी की, जैसे हमारे वहाँ एकलव्य विद्यालय भी, वहाँ पे 2 एकलव्य विद्यालय भी संचालित हैं, हमारे 5 आश्रम पद्धति विद्यालय भी वहाँ पे संचालित है, वहाँ एक बालिका छात्रावास भी वहाँ पे संचालित है। और उसके अतिरिक्त एक योजना और है जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास। ऐसा कई जगह देखा गया था कि कोई गांव में कोई योजना जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर नहीं आ रही है, कोई रोड है जो कि ना PWD के अंतर्गत आ रही है ना RES के अंतर्गत आ रही है, तो उस योजना के अंतर्गत उसको लिया जा सकता है। तो इस योजना का भी लाभ जो है जनजाति काफ़ी ले रही है।
जी, इस पखवाड़े के अलावा अगर हम बात करें अन्य दिनों की, तो गांव-गांव में जाकर किस तरीके से उन्हें एकत्रित करके योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है? देखिए, ये तो एक अभियान की मैंने बात करी, जो कि अभियान के रूप में हमको उन तक इनकी जानकारी पहुंचानी है। उसके अतिरिक्त हमारे हर जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं और वो हर मासिक रूप से वहाँ पे कैंप्स लगते हैं, पेंशन के लिए कैंप्स लगते हैं, इन योजनाओं के लिए कैंप्स लगते हैं और उन योजनाओं का संचालन सतत प्रक्रिया के रूप में चलते रहता है। और यदि कोई उनकी समस्या हो और उन्हें समाधान चाहिए हो, तो उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया देखिए, है? पहले तो मैंने आपको बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जो है जनपद स्तर पे है। उसके बाद आप ब्लॉक स्तर पे सहायक समाज कल्याण अधिकारी बैठता है। उसके अलावा अगर छात्रवृत्ति से रिलेटेड है तो वो हमारे वहाँ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस समय क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात करते हैं, जनजातियों में कितना आत्मनिर्भरता देखी जा रही है? देखिए, अगर देखें तो ये योजनाएं सारी उनकी आत्मनिर्भरता के लिए चलाई जा रही हैं और मैं अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो अब हमारी जनजाति काफ़ी आत्मनिर्भर है, हर परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर है। जी, आत्मनिर्भर जिस तरीके से आपने बताया ना, तो क्या क्या स्वरोजगार वो अपना रही है? क्योंकि आज अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारे ऐसे काम हैं, क्योंकि पहाड़ों में अगर हम पेड़ों की बात करें, हम जंगलों की बात करें, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको स्वरोजगार के रूप में आपको मैंने बताया, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो आज हमारे जो जंगल बचे हुए हैं वो इन्हीं जनजाति के लोगों के कारण बचे हुए हैं। देखिए, जहाँ पर अगर हम देखते हैं पिथौरागढ़ वाला आप क्षेत्र देखिए, नीतीमाणा वाला आप क्षेत्र देखिए, चाहे ऊधम सिंह नगर वाला क्षेत्र देखिए, तो वहाँ पे ये लोग वर्षों से रहे, कभी इन्होंने जंगल को उजाड़ा नहीं, हमेशा जंगल को बसाया है। और जहाँ तक स्वरोजगार की बात है तो मैंने बताया कि आपको ट्राइफेड के माध्यम से, हमारे उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के माध्यम से और अब तो जो है 17 डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है जो भी स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं इन योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचाई जा रही हैं। जी, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ विशेष लाभ उनको दिया जाता है? ये स्वास्थ्य में अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वहाँ पे जो इन योजनाओं, जो मैंने धरती आभा और PM जनमन की बात करी, तो उसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट उन गाँव में उपलब्ध करानी है और वो कराई जा रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनजातियों से जुड़ी जानकारियां हमें दी और उम्मीद करते हैं दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई होगी। तो आज हमने आपको जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड में जनजातियों के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको लेकर जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी कुछ नई जानकारियाँ हासिल करी होंगी और आप जो जनजाति इस कार्यक्रम को देख रही है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए कार्यक्रम में। नमस्कार।